दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा पहला प्रश्न। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किससे संबंधित है? व्यक्तिगत इकाई, पूरे अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति, केवल सरकारी नीतियाँ, केवल उपभोक्ता व्यवहार। तो इसका राइट आंसर होगा पूरी अर्थव्यवस्था की समग्र स्थिति का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। इसके बाद दूसरा प्रश्न। राष्ट्रीय आय का कौन सा तरीका सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल व्यय को मापता है? उत्पादन विधि, व्यय विधि, आय विधि या पूंजी विधि? तो इसका राइट आंसर होगा व्यय विधि, ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद तीसरा प्रश्न। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि, वस्तु और सेवाओं की कीमतों में गिरावट, बेरोजगारी में वृद्धि, करों में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मुद्रास्फीति का अर्थ है वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्शन, जनरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का पूर्ण रूप है। इसके बाद चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। भारत में मौद्रिक नीति कौन नियंत्रित करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, राज्य सरकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है। इसके बाद चलते हैं छठवें प्रश्न पर। बेरोजगारी का प्रकार जब श्रमिकों की मांग और आपूर्ति के बीच अस्थायी असंतुलन होता है उसे क्या कहते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। तो इसका राइट आंसर होगा घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसका दोस्तों देखते हैं सातवां प्रश्न। राष्ट्रीय आय में से अप्रत्यक्ष करों को घटाने और सब्सिडी जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय आय, घरेलू आय, व्यक्तिगत आय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुद्ध राष्ट्रीय आय। दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं आठवां प्रश्न। मुद्रास्फीति में कौन सबसे अधिक प्रभावी होता है? व्यापारी, वेतनभोगी व्यक्ति, पूंजीपति, उद्योगपति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेतनभोगी व्यक्ति। इसके बाद जब सरकार व्यय बढ़ाती है और कम करती है तो इसे क्या कहा जाता है? जब सरकार व्यय बढ़ाती है और कर कम करती है तो इसे क्या कहा जाता है? संकुचनात्मक वित्तीय नीति, विस्तारित वित्तीय नीति, तटस्थ वित्तीय नीति, आपूर्ति पक्षीय नीति। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विस्तारित वित्तीय नीति। जब सरकार व्यय बढ़ाती है और कर कम करती है उसे हम विस्तारीय वित्तीय नीति बोलेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों 10वां प्रश्न। फिजिकल पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना, सरकारी व्यय और कर नीति को संतुलित करना, विदेशी व्यापार को नियंत्रित करना, केवल बेरोजगारी को कम करना। तो इसका राइट आंसर होगा सरकारी व्यय और कर नीति को संतुलित करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं 11वें प्रश्न पर। किन्स के अनुसार कुल मांग कितने घटक होते हैं, या कुल मांग के कितने घटक होते हैं? तो 2, 3, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 4 होते हैं। किन्स के अनुसार कुल मांग के 4 घटक होते हैं। इसके बाद चलते हैं 12वें प्रश्न पर। LRTS, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, कैसा होता है? क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वाधर, नीचे झुका हुआ, ऊपर झुका हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्ध्वाधर होता है। जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई होता है और ऊर्ध्वाधर होता है। इसके बाद 13वां प्रश्न। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP में क्या शामिल होता है? देश में उत्पन्न वस्तु और सेवाएं, देश के नागरिकों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं और सेवाएं, देश और विदेश दोनों में, केवल सरकार द्वारा उत्पन्न सेवाएं, केवल निर्यात की गई वस्तुएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
देश के नागरिकों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं और सेवाएं देश और विदेश दोनों में जो शामिल की जाती हैं तो उसे अंतर्राष्ट्रीय वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे या जीएनपी कहेंगे, उसमें शामिल की जाती हैं। इसके बाद 14वां प्रश्न, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन सा उपाय अपनाता है? सीआरआर और एसएलआर बढ़ाना, सीआरआर और एसएलआर घटाना, सरकारी व्यय बढ़ाना, करों में कटौती करना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सीआरआर और एसएलआर को बढ़ाना। आरबीआई का यही अपनाता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए यही उपाय अपनाता है। इसके बाद 15वां प्रश्न, भारत में सबसे अधिक कर राजस्व किस स्रोत से आता है? व्यक्तिगत आयकर, कॉरपोरेट कर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वस्तु एवं सेवा कर से भारत में सबसे अधिक कर राजस्व ये आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों 16वां प्रश्न, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? राज्य कर, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या वाणिज्य कर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसके बाद 17वां प्रश्न, बेरोजगारी की वह स्थिति जब श्रमिक काम करने के इच्छुक होते हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती क्या कहलाती है? शैक्षिक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। तो इसका राइट आंसर होगा चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं जब बेरोजगारी वह स्थिति है जब श्रमिक काम करने के इच्छुक होते हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती, तो इसे चक्रीय बेरोजगारी कहेंगे। इसके बाद 18वां प्रश्न, जीडीपी में से अप्रत्यक्ष करों को घटाकर और सब्सिडी जोड़कर कौन सा संकेतक प्राप्त होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, निजी आय या राष्ट्रीय आय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय। इसके बाद चलते हैं 19वां प्रश्न, भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या गवर्नर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत में जो बजट है वह वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। इसके बाद 20वां प्रश्न, जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग कुल आपूर्ति से अधिक होती है तो इसे क्या कहा जाता है? अपस्फीति, मुद्रास्फीति, मंदी या व्यापार घाटा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति बोलेंगे दोस्तों। इसके बाद 21वां प्रश्न, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन सा उपकरण उपयोग करता है? प्रत्यक्ष कर, राजकोषीय नीति, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, आयकर छूट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बाद 22वां प्रश्न, केन्स का संप्रत्यय किस पर केंद्रित था? दीर्घकालिक अर्थव्यवस्था, अल्पकालिक अर्थव्यवस्था और सरकारी हस्तक्षेप, केवल बाजार संतुलन, केवल निजी निवेश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अल्पकालिक अर्थव्यवस्था और सरकारी हस्तक्षेप। केन्स का संप्रत्यय केंद्रित अल्पकालिक अर्थव्यवस्था सरकारी हस्तक्षेप पर करता है केन्स की थ्योरी के अनुसार। 23वां प्रश्न, यदि एक अर्थव्यवस्था मंदी चली जाती है तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकारी व्यय बढ़ाना और कर कम करना, सरकारी व्यय कम करना और कर बढ़ाना, ब्याज दरें बढ़ाना, निर्यात पर कर लगाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरकारी व्यय बढ़ाना और कर कम करना। इसके बाद दोस्तों 24वां प्रश्न दोस्तों, मुद्रास्फीति की स्थिति में ब्याज दरें कैसी होनी चाहिए? जब मुद्रास्फीति की स्थिति में दोस्तों ब्याज दरें कैसी होनी चाहिए? स्थिर रखनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए, ब्याज दरों का कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बढ़ा देनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं 25वें प्रश्न पर, मूल्य स्थिरता किस नीति का प्रमुख उद्देश्य है? मुद्रा आपूर्ति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, विदेश व्यापार नीति, औद्योगिक नीति। तो इसका राइट आंसर होगा मौद्रिक नीति, ऑप्शन ए। इसके बाद 26वां प्रश्न, बेरोजगारी दर मापने का सबसे सामान्य तरीका कौन सा है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, सकल घरेलू उत्पाद, श्रम बल सर्वेक्षण या मुद्रास्फीति दर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रम बल सर्वेक्षण। इसके बाद 27वां प्रश्न, जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाने पर क्या प्राप्त होता है? डेप्रिसिएशन घटाने पर क्या प्राप्त होगा दोस्तों? शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या व्यक्तिगत आय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत आय प्राप्त होगी अगर जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाते हैं तो। इसके बाद 28वां प्रश्न, आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या होता है?
विकासशील देशों को अनुदान देना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थिरता बनाए रखना, कृषि सब्सिडी प्रदान करना, वैश्विक व्यापार बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थिरता बनाए रखना। इसके बाद 29वां प्रश्न, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? सरकारी व्यय बढ़ाना, मौद्रिक नीति को कड़ा करना, करों को कम करना, अधिक मुद्रा छापना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौद्रिक नीति को कड़ा करना। इसके बाद दोस्तों 30वां प्रश्न, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? सरकार की कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच का अंतर, केवल प्रत्यक्ष करों से प्राप्त धन, केंद्रीय बैंक की उधारी, कुल निर्यात और कुल आयात का अंतर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सरकार की कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच का अंतर। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 31वां प्रश्न, जब सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करती है तो इसे क्या कहते हैं? राजस्व अधिशेष, राजकोषीय घाटा, भुगतान संतुलन या पूंजी अधिशेष। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजकोषीय घाटा। इसके बाद 32वां प्रश्न, जब सकल घरेलू उत्पाद लगातार 2 तिमाहियों तक नकारात्मक वृद्धि करता है तो इसे क्या कहते हैं? मंदी, मुद्रास्फीति, स्थिरता, अपस्फीति। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मंदी। इसके बाद 33वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित करता है? प्रत्यक्ष कर, सरकारी व्यय, मौद्रिक नीति या निर्यात नीति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मौद्रिक नीति। इसके बाद 34वां प्रश्न, अगर सरकार घाटे की पूर्ति के लिए मुद्रा छापती है तो इसका सबसे संभावित प्रभाव क्या होगा? मुद्रास्फीति बढ़ेगी, मुद्रा मूल्य बढ़ेगा, ब्याज दरें कम होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। इसके बाद 35वां प्रश्न, किस उपाय का उपयोग मौद्रिक नीति के तहत किया जाता है? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, ब्याज दरों में परिवर्तन, प्रत्यक्ष करों में कटौती, व्यापार शुल्कों में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ब्याज दरों में परिवर्तन। इसके बाद 36वां प्रश्न, जीडीपी गणना में कौन सी गतिविधि शामिल नहीं होती? जीडीपी गणना में दोस्तों कौन सी गतिविधि शामिल नहीं होती? सरकारी व्यय, उपभोक्ता व्यय, आवेतनिक, घरेलू कार्य, निवेश व्यय। तो जीडीपी की गणना में कौन सी गतिविधि शामिल नहीं होती? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवैतनिक घरेलू कार्य, ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बाद 37वां प्रश्न, भारत में मौद्रिक नीति की घोषणा कितनी बार होती है? प्रतिदिन, हर दिन, हर महीने, द्वैमासिक रूप से, हर साल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, द्वैमासिक रूप से। इसके बाद 38वां प्रश्न, वह कर जिसे अंततः उपभोक्ता को भुगतान करना पड़ता है क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, पूंजीगत कर या संपत्ति कर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर। इसके बाद 39वां प्रश्न, यदि निर्यात आयात से अधिक है तो इसे क्या कहा जाता है? व्यापार घाटा, व्यापार अधिशेष, पूंजी घाटा या राजकोषीय घाटा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, व्यापार अधिशेष। इसके बाद 40वां प्रश्न, घरेलू खाता में कौन सा घटक शामिल होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सरकारी ऋण, वस्तु एवं सेवा व्यापार या पूंजी प्रवाह। चालू खाता में कौन सा घटक शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा वस्तु एवं सेवा व्यापार, ऑप्शन सी। इसके बाद 41वां प्रश्न, यदि कोई देश आयात पर अधिक निर्भर करता है तो उसका भुगतान संतुलन कैसा होगा? घाटे में रहेगा, अधिशेष में रहेगा, स्थिर रहेगा, प्रभावित नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, घाटे में रहेगा। इसके बाद 42वां प्रश्न, मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या होता है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, करों में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि, बैंक ब्याज दरों में कटौती। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। इसके बाद 43वां प्रश्न, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, एसएलआर या सीआरआर। तो इसका राइट आंसर होगा रेपो दर बोलेंगे। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है उसे रेपो दर बोलते हैं। इसके बाद चीन और भारत में प्रमुख आर्थिक अंतर क्या है? चीन का जीडीपी भारत से कम है, भारत की अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र पर अधिक निर्भर है, भारत का निर्यात चीन से अधिक है, भारत का औद्योगिक विकास चीन से तेज है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत की अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र पर अधिक निर्भर है।
ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद 45वां प्रश्न, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्य कार्य क्या है? व्यापार को बढ़ावा देना, विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देना, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना, सैन्य खर्च को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देना। इसके बाद 46वां प्रश्न, बाजार में उपलब्ध संपूर्ण मुद्रा और बैंक जमा को क्या कहा जाता है? मौद्रिक आधार, मुद्रा आपूर्ति, राजकोषीय घाटा या सरकारी व्यय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुद्रा आपूर्ति। इसके बाद चलते हैं 47वें प्रश्न पर, राष्ट्रीय आय को मापने के लिए कौन सा तरीका सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? व्यय विधि, उत्पादन विधि, आय विधि या मिश्रित विधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यय विधि। इसके बाद 48वां प्रश्न, भारत में प्रत्यक्ष कर कौन संग्रह कराता है? आरबीआई, राज्य सरकार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या लोकसभा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT कराता है। इसके बाद 49वां प्रश्न, जब सरकार करों में कटौती करती है और व्यय बढ़ाती है तो इसे क्या कहते हैं? संकुचनात्मक राजकोषीय नीति, विस्तृत राजकोषीय, मौद्रिक नीति या व्यापार नीति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विस्तृत राजकोषीय नीति। इसके बाद 50वां प्रश्न, यदि मुद्रास्फीति की दर अधिक होती है तो लोगों की क्रय शक्ति कैसी होगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, स्थिर रहेगी, प्रभावित नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घट जाएगी। दोस्तों हमने समष्टि अर्थशास्त्र के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लिया है और मैंने पिछले वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र का किया था और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का। तो मैं ऐसा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए होंगे। पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए जेड क्लास एकेडमी के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।